हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत एकदम तड़कता फड़कता सा एक लेक्चर जिसमें सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ आएगा। इसके अलावा आपको एक भी अलग से कोई भी बात नहीं बताई जाएगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि आपके जैक बोर्ड में आने वाले हैं। आपके एग्जाम में कुछ ही दिन में सिर्फ 4 या 5 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। आप इस लेक्चर को देखिए और आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आइए देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। चलिए, क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोला जा रहा है? फूलदार पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या है, इसके मुख्य चरण लिखे। सबसे पहला हम आपको यही बता दे रहे हैं कि ये जो चैप्टर जो भी सवाल होने वाले हैं ये आपके 3 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के लिए आने वाले हैं, एप्लीकेबल होने वाले हैं। सब प्रकार के मिसलेनियस है, यानी कि मिले हुए हैं। अब बोला जा रहा है फूलदार पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या है, इसके मुख्य चरण लिखे। यानी व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, डिस्क्राइब इट्स मेन स्टेजेस। यानी आपको पता चल रहा होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आया हुआ सवाल है। चैप्टर वाइज है, हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब हमने बोला कि जो भी फूलदार पौधे होते हैं जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की बात करिएगा तो सबसे पहले अगर आप फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें फीमेल पार्ट होगा और मेल पार्ट होगा। अब हमने बोला कि ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट के साथ कुछ अलग से अननेसेसरी भाग भी रहेगा, यानी पार्ट भी रहेगा, जिसको हम लोग यहां पर बोला जा रहा है इस प्रकार से दर्शा दिए हैं। हमने बोला कि ये पेटल्स हो जाएंगे और ये सेपल्स हो जाएंगे और यहां पर ये होता है एंथर और यहां पर ये हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एक सेकेंड, ओवरी यानी कि यहां पर हम लोग इसको रखने वाले हैं ओवरी और ये हो जाएगा इसका फिलामेंट। हमने बोला कि ये आपके सामने एक फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। होता क्या है मेनली यहां पर होगा क्या कि इसमें एंथर में बनेगा मेल गैमेट बनेगा, यानी नर युग्मक, जिसको हिंदी में भी हम बोलते जाते हैं नर युग्मक बोलेंगे इसको। और नर युग्मक यहां पर बनने के बाद और एंथर को हम पुंकेसर बोलते हैं, स्टिग्मा को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टाइल को वर्तिका बोलते हैं और ओवरी को अंडाशय बोलते हैं, पेटल्स को पंखुड़ी बोलते हैं और सेपल्स को बाह्यदल बोलते हैं। इतना आप हिंदी में भी याद रखेंगे क्योंकि आपका जो जैक बोर्ड है कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं, तो उनके लिए भी ये जो लेक्चर होने वाला है एप्लीकेबल होने वाला है, तो आप घबराइएगा मत। अब हमने बोला कि यहाँ पर होगा क्या, जो एंथर होगा यानी पुंकेसर होगा उसमें नर युग्मक यानी मेल गैमेट बनेगा और ये मेल गैमेट बनने के बाद ये फीमेल पार्ट पर जाएगा, यहाँ पर स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर जाएगा और उसके बाद ये अंदर अंडाशय के अंदर बीजांड के पास जाएगा और उस बीजांड में जाने के बाद ये करेगा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। अब बोला जा रहा है, हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके मेन स्टेजेस कौन से हैं। आइए, सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, यानी सबसे पहला उसमें गैमेट बनेंगे, उसी को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद दूसरा पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी कि हम लोग जो मेल गैमेट है इसको ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल तक, इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। उसके बाद तीसरा फर्टिलाइजेशन, यानी हम लोग करवा रहे हैं फर्टिलाइजेशन और उसके बाद हमें पता है इसमें हो जाएगा एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब उसमें सीड बनेगा, एम्ब्रायोजेनेसिस हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं एम्ब्रायोजेनेसिस हो जाएगा। चलिए डन है। पहला सवाल इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग देख सकते हैं। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या बोला जा रहा है आपके सामने? दूसरा सवाल है अंडक, यानी जिसको हम पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि पिस्टिल या कार्पल को हमें बताना होगा कि किस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। तो पिस्टिल किसको बोलते हैं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि पिस्टिल क्या है। पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी होता है फ्लावर में, उसी को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। हमने बोला एक पिस्टिल की बात करिएगा तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो सबसे पहले स्टिग्मा आया हुआ होगा और दूसरा स्टाइल आया हुआ होगा और तीसरा ओवरी आया हुआ होगा, इस प्रकार से। यानी 3 संरचनाएं, 3 पार्ट आते हैं। स्टिग्मा हमने फिर से बता दिया है, इसको हम लोग हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको वर्तिका बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अंडाशय, याद रखेंगे। और इसी अंडाशय के अंदर
होता है यहाँ पर बीजांड। याद रखेंगे, ये है आपका पिस्टिल का संरचना। इस प्रकार से ये भी सवाल क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर सवाल पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोला जा रहा है, गौर से सुनेंगे। परागन क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। पॉलिनेशन यानी व्हाट इज पॉलिनेशन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉलिनेशन क्या है और उसके एग्जांपल्स को बताना है। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन में। सबसे पहले पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, हमने मान लिया ये दो फ्लावर है। इस प्रकार से हमने बोल दिया, मान लेते हैं यहाँ पर दो फ्लावर हैं, दो प्लांट है। हमने बोल दिया मान लेते हैं कि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, या मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर है। इस प्रकार से अब बोला जा रहा है कि अगर मेल फ्लावर से कोई भी पॉलिन ग्रेन उड़कर फीमेल तक जा रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। लिखना किस प्रकार से है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी कि अगर एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन उड़कर जा रहा है तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कितने प्रकार के पॉलिनेशन हो सकते हैं, तो मेनली तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी है यहाँ पर तीन प्रकार का लिखता है, जिसमें पहला आपका आ जाएगा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी या इसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका जिटनोगैमी, जिटनोगैमी, और तीसरा आपका आ जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आ जाएगा, जिसको हम लोग जीनोगैमी भी बोल देते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। होगा क्या कि इसमें ऑटोगैमी है, इसका मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पर रहेंगे और इसका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही रहेगा, और इसमें पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पर और सेम स्पीसीज पर जाएगा, तब हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे। जिटनोगैमी में क्या होगा कि मेल फ्लावर अलग रहेगा और फीमेल फ्लावर अलग, और इसमें ट्रांसफर होगा तो इसको हम जिटनोगैमी बोल देंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक फ्लावर है दूसरे प्लांट पे, और उस समय पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा होगा और दूसरे प्लांट के जा रहा होगा, तब उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी बोल देंगे। लिखने का तरीका तीनों में सेम रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट, ऑटोगैमी ऑफ डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, जिटनोगैमी, और डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्रकार से हम तीनों को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो आपका नंबर 4 नंबर सवाल आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है 4 नंबर सवाल, गौर से देखेंगे। निषेचन की प्रक्रिया फूलदार पौधों में समझाइए। यानी निषेचन क्या होता है, या फिर बात करें कि जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब बताना है कि फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो आ जाइए, फर्टिलाइजेशन फूलदार पौधे हो या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, सब में निषेचन का डेफिनेशन जो होगा सेम होगा। यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये आपका जो डेफिनेशन होने वाला है इस प्रकार से होने वाला है। जो मेल गैमेट बनेगा यहाँ पर फूलदार पौधों में, यानी कि नर युग्मक, आप हिंदी में क्या लिखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनते हैं, इसी चीज को हम निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 5वां नंबर सवाल। वही सवाल सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या बोला जा रहा है, द्विगुणी, यानी कि यहाँ पर द्विगुण निषेचन, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसका महत्व लिखे या फिर क्या है इसके बारे में बताइए। तो अब बोला जा रहा है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसको लिखने के लिए फर्स्ट मेल गैमेट, यानी हमेशा याद रखेंगे जो प्लांट है उसके पास 2 मेल गैमेट बने हुए होते हैं। एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ मिलता है और उस समय वो बना लेता है यहाँ पर जाइगोट, और दूसरा जो मेल गैमेट है सेकेंड मेल गैमेट यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर भी सेकेंड मेल गैमेट जाएगा यहाँ पर ये जाएगा पोलर न्यूक्लियस के पास, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाएगा और वो बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि ये एन था ये भी एन था, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये 2n हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये n था और यहाँ पर पहले से ऑलरेडी 2n था, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3n, ट्रिप्लॉइड। तो आप क्या लिखेंगे अपने एग्जाम में, सुन लीजिए, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलता है तो युग्मनज बनाता है, और दूसरा नर युग्मक किसी ध्रुवीय केंद्र के साथ मिलकर
यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। सेम चीज इंग्लिश वाले भी लिखेंगे, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, सॉरी, इसमें महत्व की बात किया जा रहा है। महत्व क्या है? तो सर इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ये आगे जाकर एंडोस्पर्म बन सकता है और ये एंडोस्पर्म जाइगोट को खाना दे सकता है। खाना देने का काम करेगा, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा और इससे इसका विकास होगा। ये इसका महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। अब छठा नंबर सवाल बोला जा रहा है एंडोस्पर्म क्या है, इसके प्रकार लिखिए। देखिए अभी तुरंत से हमने बात किया था कि एंडोस्पर्म क्या होता है, खाना देने का काम होता है। जाइगोट को खाना देने का काम किसका होगा? एंडोस्पर्म का हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि एंडोस्पर्म में हम क्या लिखने वाले हैं, सॉरी, एंडोस्पर्म में हम लोग जानते हैं जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है वो आगे जाकर डेवलप होगा एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन देगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट, यानी ये जाइगोट को खाना देगा ताकि वो जो जाइगोट आया है वो जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रायो बन सके। और यही काम होता है एंडोस्पर्म का। इसके प्रकार की बात किया जा रहा है यहाँ पर, मेनली एंडोस्पर्म के सीड की बात किया जा रहा है। अगर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मिक सीड होगा और अगर उसमें सीड में एंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। याद रखेंगे जो डाइकोट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसलिए वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, और जो मोनोकोट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, इसलिए उसको हम एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 7वें नंबर सवाल पे क्या बोला जा रहा है? आपके सामने सवाल है, बीज एवं फल का निर्माण कैसे होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका बहुत बार पूछा भी गया है कि बीज और फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब बोला जा रहा है बीज का निर्माण आपको पता है कहां से होता है और फल का निर्माण अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमने इस फिगर के बारे में पहले ही बात कर लिया। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और इसके भी अंदर बीजांड होता है, हमें पहले से पता है। अब हम इंग्लिश में इसको तो ओवरी बोल रहे हैं और साथ ही साथ हमने बोल दिया इसको ओवरी, ये है आपका ओवरी और ये इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। तो हमने बोला कि जो ओवरी है, जैसे ही यहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा, ये जो ओवरी था फ्रूट बन जाएगा यानी फल बन जाएगा, और ये जो ओव्यूल था अब सीड बन जाएगा। यही है डेवलपमेंट, यानी ओवरी से फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से सीड बन जाएगा। इस प्रकार के डेवलपमेंट से यहाँ पर हम फल और बीज को निर्माण करवा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं एकदम से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाना है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब सब कोई सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब? स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। एक लाइन में हम इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको हमें शॉर्ट में नहीं समझना है, पूरा डिटेल में समझना होगा। सबसे पहले हम बोलेंगे एट बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ बोल सकते हैं, यानी कि जब जन्म होता है उसके दौरान क्या होता है, आफ्टर बर्थ। मान लेते हैं किसी भी मेल का जन्म हुआ, उसके 11 से 13 साल तक उसमें प्यूबर्टी आएगी। अब हमने बोला कि इस दौरान होगा क्या कि जब वो जन्म लिया है उसके अंदर उसके टेस्टिज में जर्म सेल थे, उसको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं हिंदी में, इसी को हम लोग जनन कोशिका बोलते हैं, जनन कोशिका। अब हमने बोला कि ये जो जनन कोशिका है धीरे धीरे डिवाइड करेंगी और ये बनाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 11 से 13 साल की आयु में, यानी कि 11 से 13 साल का लड़का हो चुका है, उस दौरान इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 प्रोसेस चलेगा, यानी मियोसिस 1 के दौरान एक स्पर्मेटोसाइट में यहां पर डिवीजन होगा और ये 2 सेल में बटेगा। और यहां पर बोला जा रहा है अगर मान लेते इस सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो यहां पर 23 हो जाएंगे और इसके पास भी 23 हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे फिर से डिवीजन होगा, एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, इस प्रकार से इसको बोलते हैं मियोसिस 2 यानी मियोसिस सेकेंड। इस प्रकार से हो जाएगा, यहां पर 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, मेनली 4 सेल बन चुके हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड बोल देंगे यहाँ पर। अभी तक हमने बोला कि स्पर्मेटिड का निर्माण हम लोग देख चुके हैं, अब इनको हम लोग करवाएंगे मोटाइल, यानी हमने करवाया इनका मॉडिफिकेशन। जब हम इनका मॉडिफिकेशन देखते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां पर ये बनकर निर्माण हो चुके हैं स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म। अब हमने बोला
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जब जर्म सेल से स्पर्म बनते हैं तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और जब स्पर्मेटिस से स्पर्म बनते हैं तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। दोनों प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए आगे, अगला सवाल आपका 9 नंबर सवाल है। इसमें 9 नंबर नीचे गलती से यहाँ पर टाइप एरर हो चुका है, ये 9 नंबर सवाल है। क्या बोला जा रहा है? अंडाणु निर्माण, oogenesis क्या है? oogenesis को समझते हैं। चलिए यहाँ पर oogenesis को समझते हैं कि oogenesis क्या होता है। चलिए oogenesis का मतलब हम समझाते हैं आपको। उसी प्रकार से सेम टू सेम प्रोसेस होगा कि जो भी मेल के कंडीशन में अभी हम समझे हैं कि जर्म सेल से आपका स्पर्म बनता है, उसी प्रकार से इसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंजेज आएंगे गौर से सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि एट बर्थ, यानी सिर्फ और सिर्फ जितना भी अंडाणु, जितना भी सेल जुड़ना होता है जुड़ जाता है, उसके बाद भविष्य में कभी भी फीमेल में ऐड नहीं होता। oogenesis का जो सेल होता है जर्म सेल, ये इसी में एट बर्थ के दौरान ही आ जाता है जर्म सेल। और ये जर्म सेल अब अब धीरे धीरे पहले माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करने के दौरान यहाँ पर प्यूबर्टी आएगी किसी भी फीमेल के शरीर में, और प्यूबर्टी के आने के दौरान ये बन चुके होंगे प्राइमरी oocyte। यहाँ पर प्राइमरी oocyte बन जाएगा। अब बोला जा रहा है यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी oocyte में मियोसिस करवाइए। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी oocyte हम नहीं लेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो जन्म है वहीं से चालू हो चुका है प्रोसेस, जर्म सेल से ही प्रोसेस को चालू कर देंगे। यहाँ पर मियोसिस 1 हो चुका है, और यहाँ पर 2 सेल बन चुके हैं। एक तो आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये बन चुका है प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte के पास अब पहुंचेगा स्पर्म, और ये अब पूरा करेगा मियोसिस 2, और यहाँ पर एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा, और एक बन जाएगा आपका सेकेंडरी oocyte, जिसको हम बोलते हैं ओवम। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है स्पर्म से कि अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, जिसके पास क्रोमोसोम का संख्या होता है 23, यानी कि आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम जर्म सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड oogenesis। इस प्रकार से इसका भी फंडा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10th नंबर सवाल पे क्या बोला जा रहा है, मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को चित्र सहित समझाना है आपको, कि चित्र सहित बताइए कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फिगर होगा ये हो जाएगा इस प्रकार से। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा और इसको आगे कर देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। हमने बोला कि अगर यू किसी भी फीमेल में पहला से 5वां दिन तक मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी उसका जो एंडोमेट्रियम होगा टूटेगा, उसके बाद 5वां से 14वां दिन तक उसमें पूरा एंडोमेट्रियम बनकर तैयार हो जाएगा, और उस दौरान एक हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है जिसका नाम होता है LH, और उसके नीचे FSH आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद 2 हार्मोन का लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, फिर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये एस्ट्रोजन हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। ये यहाँ पर चित्र सहित हो जाएगा, और यहाँ पर 28 दिन का ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल से 2 चीजें निकलेंगी, पहला हम इसको ओवम बोलते हैं, और दूसरा जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोल देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। इस प्रकार से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपके सामने फिगर बनकर रेडी हो चुका है। अब एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले पहला से 5वां दिन तक जो भी चलता है इसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और इसको हम लोग सिक्रेटरी फेज नहीं, इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोल देंगे, यानी कि यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका फॉलिकुलर फेज, पहला से 14वां दिन तक फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनना रेडी हो जाएगा, और उसके बाद ओवम निकलेगा, कॉर्पस ल्यूटियम अलग हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, यानी उस दिन किसी भी फीमेल में ओव्यूलेशन होगा, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन निकलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उसी को हम बोल देते हैं सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज बोल देंगे। ये हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपके सामने अगला सवाल है भ्रूण विकास, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की संक्षिप्त व्याख्या करें। भ्रूण विकास यानी कि जो भ्रूण बनता है उसमें किस प्रकार से
विकास होता है। सबसे पहला मंथ में हम लोग जानते हैं, जो पहला मंथ होता है किसी भी बेबी का हार्ट बनकर रेडी हो जाता है। ये बात बोलने वाले हैं कि जो भ्रूण होता है उसमें सबसे पहले हार्ट बनना रेडी हो जाता है। उसके बाद दूसरे तीसरे महीने में उसका जो वाइटल ऑर्गन्स यानी कि जितना भी जरूरी वाला ऑर्गन्स है वो बनना रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसके शरीर में चौथे, पांचवें, छठे महीने में उसका आई, स्किन, आईलिड्स, आईलिड्स का मतलब जो आंख का ऊपर वाला ये जो आईब्रोज है उसका भी बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर छठा महीना अगर आ रहा है तो गोनाड्स भी बनना रेडी हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं वो मेल होगा तो उसके अंदर टेस्टिज गोनाड आएंगे, और अगर वो फीमेल होगी तो उसके अंदर ओवरी आ जाएंगे, इस प्रकार से। और उसके बाद 7वें, 8वें, 9वें में उसके हेयर आ जाएंगे, यानी कि जो सर के बाल होते हैं ये आ जाएंगे, और उनका फोरलिम यानी इनका लिम्स यानी पैर और हाथ अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका होगा, और नेल्स भी आ चुके होंगे। और उसके बाद 9वें मंथ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सिग्नल देगा मदर के शरीर को, सिग्नल मदर को देगा ताकि वो क्या करवा सके, डिलीवरी। यानी कि ये आपको याद रखना होगा कि उस समय 9th मंथ के बाद उसकी हो जाएगी डिलीवरी। यही है इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 12 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है आपके सामने, आ जाइए। पार्चुरेशन क्या है, इसके चरण लिखिए। फिर से वही सवाल सेम क्या बोला जा रहा है, पार्चुरेशन। एक बच्चा मान लेते हैं यूट्रस के अंदर इस प्रकार से डेवलप हो रहा था यहाँ पर, और हमने बोला कि ये डेवलप हो चुका है। इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं ये यूट्रस है, और हमने बोला कि ये डेवलप हो चुका है। डेवलप होने के बाद क्या करेगा कोई बच्चा, ये सिग्नल देगा बाहर निकलने के लिए, पुश करने के लिए, अपने आप को पुश करेगा बाहर। तो उस समय ये सिग्नल देगा मदर के एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से एक हार्मोन निकलेगा, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, और वहां से एक हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन। याद रखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है ये हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, इस मायोमेट्रियम को, यानी कि ये जो यूट्रस के साथ यहाँ पर वॉल लगी हुई है मायोमेट्रियम, यानी यूट्रस का जो बीच वाला दीवाल है, बीच वाला जो दीवाल होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट यानी फैलाने का काम करवाता है ऑक्सीटोसिन। और जैसे ही ये दीवाल फैलेगा तो ये डायलेट हो जाएगा, यूट्रस फैल जाएगा, सर्विक्स भी डायलेट यानी बर्थ कैनाल के द्वारा यहाँ पर बच्चा बाहर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रसव या पार्चुरेशन। क्लियर है, डन हो गया होगा। आ जाते हैं आगे अगले सवाल पे। अब आ जाता है अगला चैप्टर जिसका नाम होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आपका सवाल है, इन लोग शांति नहीं था। चलिए आ जाइए, आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, गर्भ निरोध या कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, इसके विभिन्न तरीकों को समझाइए। यानी गर्भ निरोध हम किसको बोलते हैं, जिससे भी गर्भारोपण यानी गर्भरोपण को रोका जा सकता है उसको हम लोग गर्भ निरोध बोलते हैं। इसके मेथड क्या क्या है, सबसे पहला मेथड तो हम लोग बैरियर मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड आपका आ जाता है यहाँ पर केमिकल मेथड, यानी केमिकल की मदद से भी हम रोक सकते हैं। तीसरा मेथड आ जाता है आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी यूट्रस के अंदर लगाए जाने वाले डिवाइसेस। उसके बाद चौथा आता है पिल्स यानी दवाइयां। पांचवा आ जाएगा इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद छठा आपका आ जाएगा एमटीपी। सातवां आ जाएगा स्टेरिलाइजेशन यानी बांध्यता जिसको बोल देते हैं ऑपरेशन। इस प्रकार से यहां पर इतने सारे स्टेप्स आ सकते हैं, मेथड्स आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। आपके सामने 14 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, गर्भपात यानी एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, इसके सामाजिक महत्व लिखे। यानी बोला जा रहा है एमटीपी क्या है। एमटीपी का पूरा नाम दिया हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम आपको समझा दे रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। इसमें क्या होता है कि पहले 3 महीने तक बच्चा, जब मान लेते कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो चुके हैं और उस बच्चे को हटा देना, खत्म कर देना ही कहलाता है मेडिकल, यानी दवाइयों की मदद से टर्मिनेशन यानी खत्म कर देना प्रेगनेंसी को, यही कहलाता है गर्भपात। यानी अब बोला जा रहा है सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, सामाजिक महत्व क्या है। सामाजिक मतलब समाज में किस प्रकार से इसको सही माना गया है।
पहला रीजन। अगर मान लेते हैं किसी भी फीमेल के शरीर में रेप केस का यानी रेप केस का कोई भी विक्टिम है तो उसके शरीर में अगर प्रेगनेंसी लीड हो जाती है तो उस समय उस बच्चे को खत्म करना एमटीपी एक उपाय हो सकता है। दूसरा, अगर किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी मान लेते कोई कपल है उनमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो चुकी है तो भी हम एमटीपी करके उनका ये जो कंसीव हुआ है बच्चा उसको खत्म कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। 15 नंबर सवाल बोला जा रहा है यौन संचारित रोग क्या है और इनके कारण, उदाहरण और रोकथाम लिखिए। यानी एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यहां पर हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्या क्या बोला जा रहा है कि इसके कारण बताइए, उदाहरण लिखिए, रोकथाम बताइए। सबसे पहले कारण क्या है? तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट, ब्लड का कांटेक्ट और नीडल, जो भी खराब नीडल है यानी यूज्ड नीडल से हम किसी को अगर सुई दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं तो भी हो सकता है। कारण तो हमने देख लिया। उदाहरण क्या है? उदाहरण में आपका दो आप याद रखिए। पहला तो एड्स याद रखिए, उसके बाद हेपेटाइटिस याद रखिए। इस प्रकार से दो हमें इंपॉर्टेंट है। रोकथाम, रोकथाम क्या होगा? सबसे पहला रोकथाम, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो उसको इनहिबिट कर दीजिए, सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड कर दीजिए, तो वो एक रोकथाम हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक दीजिए, ये एक रोकथाम हो जाएगा। यानी आप समझ पा रहे हो, जो कारण है उसमें सिर्फ आपको रोकना है, जो कारण है उसको रोक दीजिए, वो रोकथाम हो जाएगा। यही इस प्रकार से रोकथाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 16 नंबर सवाल, मेंडल के एकल संकर प्रयोग यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने की बात किया जा रहा है। यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या बोला जाता है? सबसे पहला सॉल्यूशन बोला जा रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक जीन को मेंडल ने एक समय पर स्टडी किया है, इसी को बोला है उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने एक प्लांट कैरेक्टर लिया और उस कैरेक्टर की बात करते हैं कि उन्होंने प्लांट कैरेक्टर में लिया है। सबसे पहले मान लेते हैं उन्होंने लिया है स्टेम हाइट यानी स्टेम का या फिर बात करें प्लांट का जो हाइट होता है उसको लिया है इन्होंने, स्टेम हाइट लिया है इन्होंने। और इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेम हाइट होता है उसमें डोमिनेंट हो सकता है, यानी कि एक डोमिनेंट पौधा होगा और एक रेसेसिव पौधा होगा, और जो डोमिनेंट वाला होगा वो टॉल होगा और जो रेसेसिव वाला होगा वो ड्वार्फ हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने बोला है कि एक टॉल होगा एक ड्वार्फ होगा। टॉल के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बड़ा टी से और ड्वार्फ के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया है छोटा टी से। अब इन्होंने बोला कि इसमें आप गैमेट बनाइए। जब गैमेट बनाएंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये इस प्रकार से मिल जाएगा। अब इन्होंने बोला कि जब भी किसी हेटेरोजाइगस कंडीशन में इस प्रकार का कंडीशन आता है तो हम बड़े टी को यहाँ पर मेजरली ले लेते हैं और ये बोल देते हैं F1 जनरेशन टॉल आ जाएगा, यानी इसको F1 जनरेशन बोल देते हैं। अब इन्होंने बोला कि हम एक बार F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें पता चल रहा होगा टी टी क्रॉस टी टी करवाने वाले हैं। इसका जब गैमेट बनाएगा तो टी कॉमा टी और इसका जब गैमेट बनाएगा तो टी कॉमा टी। तो हमने बोला एक पनेट स्क्वायर बनाइए और इस पनेट स्क्वायर में देखिए कि क्या होने वाला है। अब आ जाइए, टी 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 टी, इस प्रकार से यहाँ पर टी टी आ जाएगा। तो अब इन्होंने मेंडल ने बोला कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो वो टॉल होगा और जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा वो भी टॉल होगा, लेकिन सिर्फ रिसेसिव के कंडीशन में वो ड्वार्फ होगा। यानी आपको पता चल रहा होगा यहां पर ये टॉल हो जाएगा, ये टॉल हो जाएगा, ये टॉल हो जाएगा और ये ड्वार्फ हो जाएगा। यानी आपने बोला कि 3 पौधे आपके टॉल हो चुके हैं और एक पौधा आपका ड्वार्फ हो चुका है और इसी को हम बोल देते हैं फिनोटिपिक रेशियो। और आपने बोला कि 3 टॉल हो चुके हैं और एक ड्वार्फ हो चुका है, इसका मतलब 2 प्रकार के पौधे मिल रहे हैं। पौधे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, इसका मतलब फिनोटाइप भी कितने हो गए हैं? 2। अब आगे बढ़ते हैं जीनोटाइपिक रेशियो में। इन्होंने बोला कि जीनोटाइप यानी जीन के अरेंजमेंट की बात करिए, एक तरह का जीन दूसरे तरह का जीन और ये दोनों सेम है, यानी आपको पता चल रहा होगा कि जीनोटाइपिक रेशियो है इस प्रकार का और जो जीनोटाइप है वो टोटल है आपके 3। क्यों? देख लीजिए, एक प्रकार का और ये सिंपल है तो आखिर दूसरा प्रकार हुआ और ये तीसरा प्रकार। 3 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं और ये जीनोटाइपिक रेशियो हो जाता है। यह था इसका मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे बढ़ जाते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस आगे होगा जी। आगे आ जाते हैं, मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसकी बात किया जा रहा है, द्विलक्षीय संक्रमण की बात किया जा रहा है। आ जाइए इसके बाद।
अब इन्होंने बोला कि मोनोहाइब्रिड एक जीन को एक बार में स्टडी करेंगे, मोनोहाइब्रिड दो जीन को एक बार में स्टडी करेंगे, डाईहाइब्रिड हो जाएगा। इसका सिंपल सा हमें याद रखना होता है आर आर वाई वाई। चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम किस प्रकार से ले रहे हैं, वरना सभी लोग सोचेंगे किस कहां से आ गया आर आर वाई। चलिए सुनिए, सबसे पहले हम प्लांट कैरेक्टर लेंगे, और जब हम प्लांट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमने इस बार दो कैरेक्टर लिए हैं। एक तो सबसे पहले हमने सीड का शेप देखा है और सीड का कलर देखा है। सीड मतलब दाना, दाने का हम आकार देख रहे हैं और दाने का रंग देख रहे हैं। जब हमने आकार देखा तो हमने बोला कि राउंड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है। राउंड का मतलब दाना गोल हो सकता है, रिंकल्ड का मतलब चपटा चपटा हो सकता है। और सीड कलर में हमने बोला कि वो जो दाना है वो आपको पीला देखने के लिए मिल सकता है या हरा देखने के लिए मिल सकता है। यानी इन्होंने बोला कि जो वाई छोटा वाई होगा वो हरा के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से दो जीन आ चुके हैं। अब इसमें गैमेट बनाएंगे आर वाई और इसमें भी गैमेट बनाएंगे आर वाई, और जब इनको मिला देंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आर आर वाई वाई मिलके तैयार हो जाएगा। अब मेंडल का फिर से वही डोमिनेंस वाला नियम कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो ये आपको पता चल रहा होगा कि राउंड हो जाएगा एंड यहाँ पर ये येलो हो जाएगा। अब डाई हाइब्रिड के लिए आप पनेट स्क्वायर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, तो हमने बोला इसका गैमेट बनाएंगे तो आर वाई बनेगा, आर वाई बनेगा, आर वाई बन जाएगा और आर वाई बन जाएगा। इसका भी सेम बनेगा आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। हमने बोला इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर चार गैमेट है, इसको पनेट स्क्वायर बनाएंगे, पनेट स्क्वायर बनाने के बाद आराम से अरेंज कर देंगे। लेकिन हमें इतना आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? हम क्या करेंगे, सबसे पहले होमोजाइगस लिखिए, उसके बाद हेटेरोजाइगस लिखिए और उसके बाद फिर से होमोजाइगस रिसेसिव लिख लीजिए। फिर से यहाँ पर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। और कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर देना है, आपको एक चीज याद रखना होगा और वो आराम से सेटल डाउन कर देंगे। 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यानी ऊपर और नीचे सेम रहेगा, बीच में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो चुका है जीनोटिपिक रेशियो, यानी जीनोटाइप जो होंगे आपको टोटल 9 देखने के लिए मिल रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर आपको जीनोटाइप 9 मिलेंगे और फिनोटाइप आपको मिलेंगे यहाँ पर 4। और फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो तो यही आपका हो जाएगा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। यहाँ पर ये आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अपूर्ण प्रभाविता, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको बोलते हैं। मेंडल के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि हम हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब भी देखते थे डोमिनेंट एलील तो हम डोमिनेंट को बोल देते थे। लेकिन एक एग्जाम्पल है यहाँ पर स्नैपड्रैगन फ्लावर का। क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या होगा कि आर और आर और आर और आर, इसमें हमने बोला कि ये डोमिनेंट होता है रेड कलर का और जो ये रेसेसिव होता है व्हाइट कलर का होता है। जब आप इसमें गैमेट बना रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आर हो जाएगा और इसमें आर हो जाएगा, यहाँ पर आर और यहाँ पर आर आ जाएगा। इस प्रकार से डन है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर आर, यहाँ पर होमोजाइगस सॉरी हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होने के लिए आपको पता चल रहा होगा कि अगर ये रेड है और ये व्हाइट है तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट हम रेड को लेने वाले थे। लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अर्थ होता है कि ना तो ये व्हाइट रहेगा ना तो ये रेड रहेगा, ये बीच बीच में कहीं अलग ही बन जाएगा और इसका बन जाता है फ्लावर पिंक कलर का। तो अब इन्होंने बोला इसको F1 जनरेशन। अब F1 को क्रॉस करवाइए F1 से। जब F1 का क्रॉस F1 से करवाइएगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि R क्रॉस R इस प्रकार से होने वाला है। इसका गैमेट R हो जाएगा और R हो जाएगा, इसमें भी R, R। आ जाइए पनेट स्क्वायर इसका बना लिया जाए। तो आपको पता चल रहा है इस प्रकार से पनेट स्क्वायर बनने वाला है। R R R R R R हो जाएगा, R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। हमें पहले पता तो था मेंडल के अनुसार फिनोटाइप 3:1 होता था, लेकिन यहाँ पर 3:1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेड है, ये पिंक है, ये पिंक है और ये व्हाइट है। यानी आपको पता चल रहा है 1:2:1। ये फिनोटाइप का रेशियो भी आने वाला है अब,
और जीनोटाइप का रेशियो भी 1:2:1 आने वाला है इस प्रकार से। और फिनोटाइप भी इस बार 3 आने वाले हैं और जीनोटाइप भी 3 आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपका फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप, जीनोटाइप याद रखेंगे। ये इस प्रकार से आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर होता है। आगे बढ़ जाते हैं। कोडोमिनेंस उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने पढ़ा, लेकिन वहां पर अधूरा था, यहां पर पूरा है दोनों तरफ से। यानी कि अब याद रखेंगे मेंडल ने क्या बोला था कि जब भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो इन्होंने बोला कि हम 2 डोमिनेंट ले लेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी ये आपको पता चल रहा है कोई भी पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और कोई भी पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। जब इसका गैमेट बनाएंगे तो IA बनेगा और इसका गैमेट बनाएंगे तो IB बन जाएगा। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता चल रहा होगा IA और IB इस प्रकार से मिल जाएंगे। यानी ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, जब दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ मिल जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं को डोमिनेंस। को का मतलब साथ साथ और दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील मिल चुके हैं, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं को डोमिनेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बोला जा रहा है आपको। अगला सवाल आपके सामने है इस प्रकार से, 20 नंबर सवाल बोला जा रहा है आगे। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है किसी भी इंसान के शरीर में, मानवों में। तो आइए लिंग निर्धारण के बारे में समझते हैं। लिंग निर्धारण का एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर हम लोग के इंसान के कंडीशन में मेल हेट्रोगेमेटी होता है, यानी मेल के कंडीशन में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग आपको देखने के लिए, या फिर सॉरी अलग अलग नहीं, सिर्फ अलग अलग देखने के लिए मिलेगा कि X और Y है तो वो मेल है और X और X है तो फीमेल है। अब लिंग निर्धारण किस प्रकार से होगा, हमने बोला इसको हम मेल बोलेंगे, इसको फीमेल बोलेंगे। इसमें जब गैमेट बनेगा तो आपको पता चल रहा होगा X और Y बन सकता है, और इसमें तो जब भी बनेगा X बन सकता है, यानी ये मेल होमोगैमेटी है, यानी इनमें सिर्फ एक प्रकार का ही गैमेट बन सकता है। जब आप मिलाइएगा X और Y और X तो हमें पता चल रहा है X लड़की आ जाएगी, XY लड़का आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं 2 बच्चे बन सकते थे और 2 बच्चे में भी एक बच्चा मेल बन सकता है, यानी हमेशा कितने % का चांस आ जाएगा, 50% का। आप कितने बार भी करिए ट्राई, 50% ही चांस आने वाला है लड़का आने का या लड़की आने का। और वो भी डिसाइड कौन कर रहे हैं, मेल डिसाइड कर रहे हैं। याद रखेंगे किसी भी फीमेल के पास कोई भी क्षमता नहीं है कि लड़की होगी कि लड़का होगा, या अगर बात करें मेल के पास भी क्षमता नहीं है, लेकिन डिसाइड किसके द्वारा हो रहा है, मेल के द्वारा। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोला जा रहा है कि अनुवांशिक डिसऑर्डर यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर की बात किया जा रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताना है आपको कि क्या होता है इसमें से। किन्हीं 2 वर्णन का, किसी 2 का वर्णन करिए। तो आपको पता है अनुवांशिक विकार, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर यानी हमारे मम्मी पापा से हम तक आया है, या फिर बात करें जो भी जीन के माध्यम से आया है, उसको हम लोग बोल देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता, उस बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। इसमें भी X जीन पर होता है H, यानी X जीन पर ये रेसेसिव होता है, X रेसेसिव डिसऑर्डर है। इस प्रकार से इसमें भी बीमारी देखा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम लोग XC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया याद रखेंगे कि हमारा जो RBC होता है वो हसुआ यानी सिक्कल जैसा हो जाता है, इस प्रकार से टिल्टेड हो जाता है, इस वजह से हम उस बीमारी को बोल देते हैं सिकल सेल एनीमिया। याद रखेंगे हीमोफीलिया, ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है और ये X रेसेसिव डिसऑर्डर है, X लिंक्ड रेसेसिव। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 22 नंबर सवाल आपके सामने बोला जा रहा है। 22 नंबर सवाल क्या है आपके सामने, डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक का मॉडल जो है उसको दर्शाइए। तो जो वाटसन और क्रिक थे उन्होंने क्या बोला था कि जो डीएनए होगा उसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम एक कुंडली होगा और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर कुंडली जाएगा। याद रखेंगे कि याद हिंदी में क्या बोलेंगे कि द्विश्रृंखलीय कंडीशन होता है, द्विश्रृंखला होती है जिसमें एक श्रृंखला 5 से 3 की ओर जाता है और दूसरा 3 से 5 की ओर आ जाएगा, यानी एंटी पैरेलल होते हैं। अब बोला जा रहा है इसमें बीच बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे और ए के साथ में हमेशा T जुड़ा हुआ होता है और G के साथ में हमेशा C जुड़ा हुआ होता है। और ए के साथ में जब T जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ जुड़ता है और G के साथ हमेशा C जुड़ता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। यही है वाटसन और क्रिक का मॉडल कि 2 हेलिक्स होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल क्या बोला जाए, कोई है? चलिए
23 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। आपके सामने क्या बोला जा रहा है, डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन क्या है, इसके चरण लिखिए। यानी डीएनए रेप्लिकेशन क्या है आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन का वीडियो हमारे लिंक में मिल जाएगा, आप इसमें पूरे डिटेल में भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में समझाने वाले हैं। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है। हमने बोला सबसे पहले यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आते हैं। सबसे पहला एंजाइम आएगा हेलिकेज, जो हेलिक्स को तोड़ देगा। उसके बाद दूसरा एंजाइम आएगा एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इस जो भी स्ट्रैंड है उसको बाइंड करके रखेगा। उसके बाद आएगा आपका तीसरा एंजाइम टोपोआइसोमेरेज, जो यहाँ पर हाईली कॉइलिंग को रोकेगा। और अब मेनली एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस बनना चालू होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। और उसके बाद अब आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए बनाना चालू कर देगा यहां से कि इस प्रकार से डीएनए बनेगा और इधर भी डीएनए बनेगा। अब बोला जा रहा है इसी को। उसके बाद और एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज के बाद यहां पर अगला एंजाइम आने वाला है लाइगेज। और ये जो लाइगेज आएगा इस दोनों डीएनए को जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, ये आरएनए को हटाने का काम करेगा। अब बोला जा रहा है इसके साथ आप जोड़िएगा तो यहाँ पर 2 डीएनए इधर बन जाएगा, 2 डीएनए इधर, मतलब एक एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाएगा और अलग अलग होकर 2 स्ट्रैंड बन जाएगा। यानी एक डीएनए से हमने 2 स्ट्रैंड बना लिए। जो लगातार बनता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग, और जो रुक रुक के बनता है उसको बोलते हैं लैगिंग। इस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे लिख देंगे कि जितने भी और ये एंजाइम के यूज हुए हैं ये लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 24 नंबर सवाल आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बताइए। आइए ट्रांसक्रिप्शन को समझा जाए। सबसे पहले हमने बोला कि एक डीएनए है इस प्रकार से 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर और 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। उसमें कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं जीन। छोटे से डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम बोलते हैं जीन, और वो जीन आगे आरएनए बना सकता होगा। और अब बोला जा रहा है आरएनए इन दोनों में से कोई एक ही स्ट्रैंड बनाएगा, क्योंकि इंसान के शरीर में डबल स्टैंडर्ड आरएनए संभव नहीं है, क्योंकि अगर डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा तो वो आपस में ही जुड़ जाएंगे और वो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड बनाएगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रमोटर, यानी कि यहाँ से प्रोसेस चालू करवा रहे हैं और इधर प्रोसेस को खत्म करवा रहे हैं, तो हमने बोला अगर ये प्रमोटर है और प्रमोटर पर हमेशा हमें पता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही बन सकता है डीएनए, तो अगर इस स्टैंड का उपयोग करते तो इधर से बनाना पड़ता और इधर प्रमोटर लगाना पड़ता। इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रमोटर जहां होता है वहां पर 5 प्राइम आना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, बना सके। तो 3 प्राइम को ही हम लोग यहां पर बोल देंगे टेम्पलेट। जिससे भी बनना चालू होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, और जिसमें नहीं बन पा रहा है उसको बोलते हैं कोडिंग। इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा। यहां पर आप सीक्वेंस बता सकते हैं एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, और यहां पर हो जाएगा टीयूसीजी यूएसीजी। इस प्रकार से हो जाएगा, स्ट्रैंड बनते जाएगा और आगे जाकर आपका आरएनए बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से, और ये हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन है अगला। जो 25 नंबर सवाल है उसमें आते हैं। आपका बोला जा रहा है ट्रांसलेशन क्या है इसके बारे में बताना है। ट्रांसलेशन का सिंपल सा फंडा है। हमने बोला डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन बन जाता है इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहला बात कि हमने बोला कि इसको बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसको बनाइए, किस प्रकार से बनने वाला है। यहां पर हमने बोला कि ये है एमआरएनए, और एमआरएनए के पास सीक्वेंस होता है, कोडोन होते हैं, इस प्रकार से कोडोन लगे हुए होंगे, और ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। हमने बोला यहाँ पर एक राइबोसोम आ जाएगा, राइबोसोमल आरएनए आ जाएगा, और यहां पर क्या करेगा, यहां पर टीआरएनए आ जाएगा इस प्रकार से, और ये एमिनो एसिड लाते जाएगा इस प्रकार से, और ये एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे, यानी कि ये प्रोटीन बनना चालू हो चुका होगा। इस प्रकार से दिखा देंगे कि यहाँ पर आगे UAG लगा दीजिए, स्टॉप कोडोन लगा दीजिए ताकि वो रुक सके। ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन का बनना। किसी भी आरएनए से, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अब ये आप सुन लीजिए, आपका जो 26 से आगे 50 तक क्वेश्चन है आपको अगले पार्ट में मिलने वाला है। आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप जुड़े रहे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कुछ 1 या 2 दिन में आपको सामने आने वाला है। ठीक है, तब तक आप इतना पढ़ाई करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से जैक में अपने नंबर को बढ़ाने का कोशिश करेंगे और अपने
स्तर पर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने वो दोस्तों को भी सेंड कर दीजिए ये वीडियो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रकार से एग्जाम क्लियर होगा, किस प्रकार से स्ट्रेस ले रहे हैं, बायोलॉजी नहीं समझ पा रहा है, तो उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें और हमारे साथ इस प्रकार से बने रहें। थैंक यू।